प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। रीतिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आए हैं गत वीडियोज़ में। अब हम रीतिकाल की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य और कौन सी विशेषताएं थी। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाषा के क्षेत्र में रीतिकालीन कवियों में ब्रज भाषा का प्राधान्य था। उन्होंने जो काव्य लिखा वो ब्रज भाषा में लिखा और भाषा की दृष्टि से इस काल में ब्रज भाषा ही मुख्य साहित्यिक भाषा रही। इस काल में ब्रज भाषा का कोश बहुत भर गया था और वह बहुत उन्नत हो गई थी। उसमें प्रेम की विविध सूक्ष्म वृत्तियों का बहुत सफल व्यंजना हुई। यही कारण है कि आधुनिक युग के प्रारंभिक युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के मध्य एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उन परिवर्तित परिस्थितियों में भी बहुत से ब्रज भाषा की माधुरी पर लट्टू थे और वो चाहते थे कि ब्रज भाषा आगे बढ़े, क्योंकि काव्यगत विशेषताएं जो कविता में होती हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा को वो उपयुक्त मानते थे। इस प्रकार श्रृंगार काल में ब्रज भाषा जो है वो अपनी चरमोन्नति पर थी। श्रृंगार काल की ब्रज भाषा में अपनी कुछ उसकी विशेष प्रवृत्तियां भी रही हैं। जैसे रीतिबद्ध कवियों ने ब्रज भाषा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें देव प्रमुख हैं। बिहारी इत्यादि अन्य रीतिबद्ध कवियों की ब्रज भाषा पर प्रादेशिक भाषाओं की छाप है। यानी ब्रज भाषा में जो प्रदेश के आधार पर अलग अलग स्वरूप बंटा हुआ था उसका प्रभाव ब्रज भाषा पर देखा जा सकता है। यानी कुछ कवियों की ब्रज भाषा पर, कुछ कवियों की कविता लेखन पर। कवि अपने इर्द गिर्द से ही भाषा के शब्दों को समेटता है। कुछ लोग शुद्ध साहित्यिक भाषा में रचना करते हैं और कुछ कवि इतने फक्कड़ कहें या इतने व्यवहारिक होते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द फैले हुए शब्दों को संजोकर कविताओं की रचना करते हैं। बिहारी की भाषा में राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी इत्यादि भाषाओं के प्रयोग मिलते हैं और बिहारी की कविता में तो फारसी के भी शब्द मिलते हैं। इन कवियों ने बड़ी अव्यवस्थित और प्रादेशिक भाषाओं से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भाषा का परिमार्जन और उसकी शक्ति का परिवर्धन जो है वो रीति मुक्त कवियों ने किया। पंडित विश्वनाथ मिश्र जो हैं वो ये कहते हैं कि घनानंद और ठाकुर ने ब्रज भाषा को बहुत बड़ी शक्ति दी है। उनका कहना है कि लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर ने किया है हिंदी के दूसरे कवियों ने नहीं किया। यानी अपना काव्य लिखते समय मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना काव्य की गुणवत्ता में चार चांद लगा देता है, क्योंकि काव्य में जितना चमत्कार होगा, यानी जो समझ में आ सके ऐसा चमत्कार, अतिशय चमत्कार भी काव्य को क्लिष्ट बना देता है। लेकिन सरलतम लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से काव्य बड़ा ही सुंदर बन पड़ता है, उसमें चमत्कार आ जाता है और वह पाठकों को मोह लेने की ताकत रखता है। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की समृद्धि से समृद्ध होकर सामने आती है। घनानंद के काव्य में वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि तो दूर, इन्होंने पदांश ध्वनि से भी जगह जगह काम लिया है। जैसे मेरो मनोरथ हूँ बहिए अरु है मो मनोरथ पूर्णकारी। यानी मेरो मनोरथ हूँ बहिए अरु वह मो मनोरथ पूर्णकारी। यानी मेरा जो मनोरथ है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो भाव हैं, उनके आधार पर मैं काव्य लिखता हूँ और मेरा मनोरथ है काव्य को पूर्ण करना।
इसी तरीके से घनानंद जी की ब्रज भाषा पूर्ण विद्वता से भरी थी, लेकिन भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल घनानंद जी मोड़ सकते थे। ये ब्रज भाषा में प्रवीण थे और भाषा भी प्रवीण थे, यानी दोनों ही प्रकार से ये भाषाओं में पारंगत थे। घनानंद ने जो वियोग का काव्य लिखा है उसमें भावों का आधिक्य था। फलस्वरूप कोमलकांत पदावली और भाषा के ऐसे बहाव की आवश्यकता थी जो उनके भावों के साथ बहता चले। मिश्र जी ने भी घनानंद की भाषागत विशिष्टता की चर्चा की है। मिश्र जी कहते हैं कि वाणी के विस्तार की सीमा वस्तुतः ये जानते थे, यानी वाणी को कैसे विस्तृत किया जाए या वाणी के माध्यम से अपने विस्तृत भावों को कैसे समेटा जाए, ये जानते थे। भावों का कोश वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इनमें थी। भावों का कोश भरा था घनानंद के भीतर और वाणी में उसको प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करना ये घनानंद जी जानते थे, ऐसा मिश्र जी कहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि अपने हृदय की अनुभूतियों को पूर्ण रूपेण व्यक्त करने की जो क्षमता थी वो घनानंद जी में थी और भाषा की गति बाधित न हो इसका ध्यान भी उन्होंने रखा था। कवियों ने लाक्षणिक और व्यंग्य मूलक पद्धति पर भी अधिकाधिक चलकर ये बाधा दूर कर दी, यानी लाक्षणिक भाषा प्रयोग करके और व्यंग्य मूलक भाषा प्रयोग करने से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो 2-4 वाक्यों में प्रकट हो सकती हैं वो मात्र उस शब्द या उस वाक्य के प्रयोग मात्र से प्रकट हो जाती हैं। तो लाक्षणिकता और व्यंग्य मूलक पद्धति जो है वो भाषा को चमत्कारिक बनाती है, हृदयंगम बनाती है और सुंदर बनाती है, भावप्रवण बनाती है। तो घनानंद जी ने लाक्षणिक और व्यंग्य मूलक पद्धति के आधार पर भी चलकर अपने पदों में इस चमत्कारिकता को भरा है। ये भाषा की गति को तीव्र करने वाले होते हैं, लाक्षणिकता और व्यंग्य मूलकता। यानी भाषा जो है, जैसा मैंने अभी कहा कि 4 या 5 वाक्य में जो बात स्पष्ट की जा सकती है वह लाक्षणिक भाषा और व्यंग्य के एक एक शब्द या एक एक वाक्य तुरंत प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग निश्चित ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। पदन्यास की सूक्ष्मता का मर्म भी घनानंद ने समझा, यानी वाक्य को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए, पद विन्यास कैसे किया जाए, यह घनानंद के काव्य में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के काव्य में भाषा की शक्ति देखने योग्य है। रीति मुक्त कवियों में सभी कवि भावप्रवण थे और इनके ऊपर अलंकारों का या लक्षण ग्रंथों का किसी प्रकार का बंधन नहीं था। इन्होंने मुक्त भाव से काव्य की रचना की, फलतः इनके काव्य में अलंकारों का ज़्यादा समावेश तो नहीं था, लेकिन अनुभूतिजन्य इनका काव्य था। अनुभूतिजन्य एवं भाव प्रवणता से भरे हुए इन कवियों ने जब पदों को लिखा तो निश्चित ही भाषा जो है वो उनकी अनुगामिनी बनती चली गई। ब्रज भाषा का इन कवियों ने परिमार्जन करके तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे सुसंस्कृत एवं शक्तिशाली बनाया और 200 वर्ष तक यह ब्रज भाषा हिंदी के क्षेत्र में एक छत्र राज्य करती रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी रत्नाकर के उद्धव शतक, वियोगी हरि की भक्ति विषयक रचनाओं में इसका प्रयोग हुआ ब्रज भाषा का, और जो इसकी महत्ता को प्रकट करता है। कहने का अर्थ ये है कि रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा का ऐसा स्वरूप प्रकट किया
जिसमें भाषा के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। रीतिबद्ध कवियों में अलग है, रीति सिद्ध कवियों में अलग है और रीति मुक्त कवियों में भिन्न प्रकार से ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। रीतिबद्ध कवियों में जहाँ भाषा की सीमाएं बंधी हुई थी, तो रीति सिद्ध कवियों ने चमत्कार प्रियता के कारण उसे उतना नहीं खोला। ब्रज भाषा में या कहें भाषा का जो पूर्ण परिपाक और जो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण खुलापन जो मिला, वो रीति मुक्त कवियों ने उसे ऐसा स्थान दिया या भाषा का ऐसा प्रयोग किया कि रीतिकालीन काव्य को पढ़ने वाला पाठक वाह वाह कर उठता है। धन्यवाद।